रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 12 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 29 तक हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। आप लोगों ने देखा कि रेशो एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो सारे बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। मतलब कुछ ऐसे थे जिसमें वो रेशोज वगैरह हमें खुद से बता रहा था, उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह पूछी गई थी। फिर कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए जहां पर हमने अपने आप का कंपैरिजन कंपैरेटिव ईयर्स के साथ करना था। उसी के साथ ही हम लोगों ने अपना कंपैरिजन इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ भी करना था। इंडस्ट्री एवरेजेस वो आपको हमेशा खुद से बता दें। अब जब आपसे इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन करने के लिए कहेगा तो जो जो इंडस्ट्री एवरेजेस उसने फाइंड की हुई होंगी वो सारी एवरेजेस आपको अपने लिए फाइंड करनी पड़ेंगी। फिर जाकर आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज और उनके रीजंस वगैरह को जाकर डिस्क्लोज कर सकते हो कि इनके रीजन हमारे पास कौन कौन से होंगे। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 में देखें क्या कहता है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशोस। अब लिक्विडिटी रेशोस में आप लोगों ने कौन सी रेशो जाके डिस्कस करनी है? करंट रेशो एंड क्विक रेशो। मतलब ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोस हैं आप लोगों के पास। फिर कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल, अब ऑटोमेटिकली उसने आपसे ना चार चीजें पूछनी है। वर्किंग कैपिटल साइकिल मांगता है क्या? क्या आप लोगों ने उसको डेटर टर्नओवर डेज, क्रेडिटर्स टर्नओवर डेज एंड इन्वेंटरी टर्नओवर डेज बताने हैं। जब ये तीनों बता दोगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड हो जाएगा। फिर कहते हैं फॉर 2015 एंड 16, लेकिन उसने तो हमें 14 का डाटा भी प्रोवाइड कर दिया। तो आज ये बेसिकली एवरेजेस के लिए है। 15 की जब रेशियोज फाइंड कर रहे होंगे तो 14 के वैल्यूज को एवरेज की कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और जब 16 में जाएंगे तो फिर 15 की वैल्यूज को एवरेज के लिए यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे 14 ना होता तो मैं एवरेजेस ना ले, रिक्वायरमेंट सेम होती है, लेकिन ये 14 ना होता तो फिर मैं इनकी एवरेजेस ना लेता। मैं करंट ईयर की जो वैल्यूज होती वही वैल्यूज ही जाके यूज कर लेता। लेकिन अगर आज आपने ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज आपने एवरेजेस के मुताबिक चलना है। फिर कहता है एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशन assuming that all sales and purchases are made on credit। अब कॉमेंट्स का मसला बाद में आ जाएगा। पहले अच्छा, ये दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि इसने रिक्वायरमेंट में ए एंड बी पार्ट नहीं बनाया हुआ। क्या आप लोग पहले सारी कैलकुलेशन करें, बी पार्ट में जाके कमेंट्स करें। उसने ये कहा है कि ये फाइंड करो साथ में कमेंट्स करो। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपने पास अपने करंट ईयर अपने कंपैरेटिव ईयर्स की रेशोज फाइंड करें, उससे जो भी हमें मीनिंग समझ आ रहा हो हम फौरन ही उसके नीचे वो जाके बता दें कि हमें इससे ये आइडिया हुआ कि एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड हमारी रेशियो एनालिसिस इंक्रीज है या डिक्रीज है, और उसके बारे में हम कमेंट्स कर देंगे कि ये बेटर कंडीशन में है या ये वर्स्ट कंडीशन में है। अब क्या है, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोस। डाटा क्या क्या गिवन था हमारे पास? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, या फिर नेगेटिव में है तो वो ओवरड्राफ्ट है। अब पहली चीज है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हमारे पास कैसे आती है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अपने पास करंट रेशो। करंट रेशो कैसे आएगी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो आप लोगों के पास आपके करंट एसेट्स कौन से? रिसीवेबल्स एंड, ये आपके करंट एसेट्स। और आपके लाइबिलिटीज कौन सी हैं? ये आपके पास पेएबल्स एंड ओवरड्राफ्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब हम लोग करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एवरेज करंट एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज करंट लाइबिलिटीज, या हम लोग कहते हैं करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एवरेज ले लो, इन्हें इनकी एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करेंगे ना ईयर 2015 की, तो हम 25 प्लस 26, द आंसर इज 51। 51 ये मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे, और मेरी लाइबिलिटीज हो जाएंगी 15.2। एम आई राइट? तो जाके हम लोग फाइंड कर लेंगे इस तरह से।
और ये आ गया मेरे पास करंट रेशो का आंसर। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट वन इज, जैसे 2016 की बात करेंगे तो 35 प्लस 30.4 इज इक्वल टू 65.4, ये करंट एसेट्स बन जाएंगे। और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास आ जाएगा 15 एड 2। अब ये 15 में से 2 नहीं माइनस करते हैं, वो बेसिकली उसने ओवरड्राफ्ट को अलग नहीं लिखा, तो वो कहता है कि अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है, तो लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, तो टोटल लाइबिलिटीज हो जाएंगी 17 की, और ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अब इसकी इंटरप्रिटेशन, अगर चाहो तो इधर ही एक लाइन मेंशन कर सकते हो, इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हो। क्या आप देखिए 2015 में हमारे पास हमारी करंट रेशो क्या थी, 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए मेरे पास 3.36 रुपीज थे, एम आई राइट? जबकि करंट ईयर के अंदर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए मेरे पास 3.85 रुपीज है, तो बेटर कंडीशन ना हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब इसने यहां पे क्या लिखा, ये देखो, द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन एज एविडेंस फ्रॉम द करंट रेशो एंड क्विक रेशो अपीयर्स टू बी ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो मतलब आप सिंपली कह दो कि बेटर कंडीशन में हमारे पास जा रही है। हाउएवर द वर्किंग कैपिटल साइकिल, अब वर्किंग कैपिटल साइकिल की हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जहां पर हमें लिक्विडिटी रेशो के कमेंट्स के पता चल गया कि जैसे ही आपने देखा, तो आप उसका बता दें कि हमारे पास लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड इंप्रूव हो गई है। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्विक रेशो के बारे में हम बताएंगे। तो क्विक रेशो के बारे में जब हमने बताना है तो हम लोग इन्वेंट्रीज को शामिल नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 25 डिवाइडेड बाय कर देंगे 15.2, तो हमारे पास 2015 का आंसर आ जाएगा ये। और जब हम लोगों ने यहां पर देखा 2016 में, तो 35 एंड डिवाइडेड बाय 17, तो आंसर आ गया इतना। अब जब क्विक रेशो की बात कर रहे हैं तो क्विक एसिड्स हैं ये हमारे पास, इन्वेंटरीज अगर माइनस कर दें तो क्विक एसिड्स होते हैं। मींस दैट 1 रुपए की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास 1.64 क्विक एसिड्स मौजूद है। मतलब कोई मेरे पास मेरा आ जाए ना क्रेडिटर, मुझसे ट्रेड पेएबल, मुझसे अमाउंट रिसीव करने के लिए, तो मैं फौरन से उसको उठा के दे सकता हूँ। कोई कैसेट से मुझे मुराद है, मतलब मैं उसे ये नहीं कहूंगा भाई थोड़ी देर सब्र करो, बस ये चीजें मेरी सेल हो जाएं, फिर वहां से पैसा आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी कोई सीन नहीं है। मतलब कोई कैसेट से ये मुराद है कि जैसे वो मुझसे लेने के लिए आएगा पैसे, तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसको फौरन से पे कर सकता हूँ। तो मेरे पास इन्वेंट्री के अलावा भी 1.64 रुपीज मौजूद है 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए। फिर अगर इसको करंट ईयर में देखें तो मेरे पास 2.06 रुपीज है, तो एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड क्या इंप्रूव नहीं हो गई रेशो? तो कंपनी ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, जैसा उसने स्टेटमेंट यूज की थी कि हमारी कंपनी एक अच्छा ग्रो कर रही है, ग्रोइंग स्टेज में जा रही है। ये थी लिक्विडिटी रेशोस, बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमें आ गया वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए सबसे पहले, अब वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए एवरेजेस चाहिए थी हमें। अच्छा, वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए सबसे पहले हमें कौन सी चीज जाके फाइंड करनी है? आप लोग डेटर्स टर्नओवर डेज फाइंड कर लें सबसे पहले। मतलब देखो एसिड्स में एसिड्स ने ऐड होने हैं और लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटर टर्नओवर डेज फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर डेज फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों के सम में से माइनस कर देंगे क्रेडिटर टर्नओवर डेज, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगा। अगर हम बात करें ना 2015 की, और बात करते हैं डेटर टर्नओवर डेज की, तो डेटर टर्नओवर डेज का फार्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज डेटर्स, क्या, एवरेज डेट। तो भाई आज आप लोगों ने इन दोनों की एवरेज ले लेनी है, तो इन दोनों की एवरेज देखिए क्या आ रहा है आपके पास आंसर, 41.5 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज रिसीवेबल्स क्या आ गए, 20.8
एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्या करते थे हम लोग, नेट सेल्स, एवरेज सेल्स नहीं करते थे। तो अब ऐसा ना हो कि आप सेल्स की एवरेज 110 कर दो, हम लोग नेट सेल्स क्या करते थे, तो डिवाइडेड बाय 120 एंड मल्टीप्लाइड बाय 365। देखिए क्या आंसर आया है, 60, जी आ गया, डन। अच्छा, जब आप लोगों ने यही चीज कैलकुलेट की फॉर द ईयर 2016, तो आप लोग एवरेज लोगे इन दोनों अमाउंट्स की, और इन दोनों की एवरेज क्या बन जाएगी हमारे पास, 30 डिवाइडेड बाय 135 एंड मल्टीप्लाइड बाय 365। आंसर ये रहा, डन। नेक्स्ट वन, मतलब अब आप लोग से वर्किंग कैपिटल साइकिल पूछा जाए ना, तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है कि आप लोगों ने इसी तरह से बताना है कि भाई हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड पेएबल्स पेमेंट पीरियड, और उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, और इन तीनों को यहां पे आके कैलकुलेट कर लेना, आप ऐसा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए भी एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे, इनकी एवरेज क्या आ रही है, 375, 22 लेकिन इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है 90 की, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन। अच्छा, इन्वेंट्री की ये 90 आ गया, तो 22.375 डिवाइड बाय 90 एंड मल्टीप्लाइड बाय 365, 91 डेज ये रहा। और अगर करंट ईयर की बात करें तो फिर 26 एंड 30.4 की एवरेज 28.2 divided by 101.25 and multiplied by 365, 102। हाँ जी, बात क्लियर जी। नेक्स्ट देखें, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, और वो कैसे आएगा, एवरेज क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल्स, इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, इन दोनों की एवरेज विच इज इक्वल टू 13.85। अब इसको डिवाइडेड बाय करना होता है हम लोगों ने अपनी क्रेडिट परचेजेस के साथ, तो भाई मुझे परचेजेस तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन मुझे कॉस्ट ऑफ सेल तो गिवन है ना, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स तो गिवन है ना, तो परचेजिंग मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू 18.75 प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, यहां से आपको 2015 के परचेजेस मिल जाएंगे जी। अब देखें 13.85 डिवाइडेड बाय 97.25 मल्टीप्लाइड बाय 365, ये आ गया 52 डेज, डन। इसी तरह से नेक्स्ट, इन दोनों की पहले एवरेज लेंगे 14.85, फिर इस कॉस्ट ऑफ सेल की मदद से जाकर परचेजेस फाइंड करेंगे, कैसे आएंगी, ओपनिंग स्टॉक है 26 का प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग है 30.4 का, तो आंसर आया 101 पॉइंट, यहां से परचेजेस मिल गए 14.85 divided by 105.65 multiplied by 365, ये 51 आ गया। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल इन नंबर ऑफ डेज आ गए। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल पहले था 102 दिन का, अब है 132 डेज का,
वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना कम होगा उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इट मींस दैट पूरे साल में वो सर्कल उतनी ज्यादा मरतबा रिपीट हो सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखा जाओ तो हमारी जो लिक्विडिटी रेशोज थी वो तो बेहतर थी, उससे आइडिया हो रहा था कि कंपनी इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। लेकिन जब हम लोगों ने अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को देखा तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हो चुका है। अब ऐसी ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियल सिचुएशंस नहीं होती। तो उसने क्या कहा, हाउएवर वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ द कंपनी इज गेटिंग लॉन्गर इन 2016 एज कंपेयर टू 2015। अब क्या कहते हैं, कंपनी में फेस लिक्विडिटी, तो इसकी वजह से कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एज डेटर डेज आर इंक्रीजिंग एंड लार्ज कैश इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री। अब इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन अगर यहां पे देखें तो यहां पर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 63 से 81 हो गया, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा हो गया। और इन्वेंट्री की बात करें तो 91 से 102, जिस इन्वेंट्री को पहले मैं 91 डेज के लिए होल्ड करता था अब उसी इन्वेंट्री को मैं जाकर 102 डेज के लिए होल्ड करूंगा। तो वर्किंग ये जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है ये ज्यादा हो गया, जहां से रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ये ज्यादा हो गया, मतलब मैं अपने रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव ही नहीं कर पा रहा, जबकि अपने पेबल्स को मैं एज इट इज वैसे ही पे कर रहा हूं, बल्कि एक दिन पहले पे कर रहा हूं। तो चांसेस हैं कि लिक्विडिटी पोजीशन, इस वजह से हम लोग लिक्विडिटी पोजीशन को फेस करना पड़ सकता है। फिर कहते हैं हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन एड। तो जब हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के ऊपर हायर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसकी वजह से हमारे ये दोनों रिटर्न्स डिक्रीज हो जाएंगे। द इंक्रीज इन डेटर डेज में सजेस्ट inefficient collections of amounts due from debtors। आई होप कि ये बातें क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 31, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर 2020 assuming a and suggest 4 possible measures that can be taken to reduce working capital cycle in debt। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल जस्ट हम लोगों ने बताना है किसके लिए, तो 2019 क्या कर रहा है, एवरेजेस के लिए आया है। अब क्या करना है, देखो जल्दी से इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड करें। तो सबसे पहले इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री हमारे पास 75 प्लस 93, इसका हाफ किया 84। अच्छा 84 को किसके साथ डिवाइड करें, कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल, 378, 84 डिवाइडेड बाय 378 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 80 डेज। इसी तरह से डेटर्स रिसीवेबल्स, हाँ जी इन दोनों की एवरेज फाइंड करें, 87.5 को किससे डिवाइड करें, 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 आ गई। अच्छा फिर देखें पेबल्स, पेबल्स की एवरेज फाइंड करें, 66 डिवाइडेड बाय जी परचेजेस, और वो परचेजेस कैसे आएंगे, इन्वेंट्री 93 सॉरी 75, ओपनिंग कितनी है हमारे पास 75 प्लस परचेजेस लेस 93 इज इक्वल टू, यहां से परचेजेस आई जी 396, 66 divided by 396 and multiplied by 360, 60। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है 83, 83 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल है। एक बात ये थी, दूसरी क्या थी, अब जरा बात सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कोई रट्टे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, कहते 4 ऐसे पॉसिबल मेजर्स बताओ जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल
रिड्यूस हो, बेनिफिशियल भी यही होता है भाई 83 डेज से कम है। अब देखो भाई तीन चीजें हैं तो आपको फार्मूले से पता चल जाएंगी। अब देखो मैं 83 को कम करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को डिक्रीज कर दूं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड डिक्रीज, मैं अपना रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, मैं अपना पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल साइकिल रिड्यूस हो जाएगा। तीन चीजें यहां से मिली। क्या चीज, कि भाई हम लोग अपनी इन्वेंट्री को जल्दी से सेल करें। जल्दी से सेल कैसी होगी, डिस्काउंट्स वगैरह दे दो। रिसीवेबल से जल्दी से अमाउंट कलेक्ट करें। अच्छा, अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दो। ट्रेड डिस्काउंट दोगे तो सेल्स बढ़ेंगी। कलेक्शन पीरियड अगर आप लोगों ने कम करना है तो कैश डिस्काउंट दो, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दो, वो कम हो जाएगा। और यहां से पेएबल्स पेमेंट पीरियड, ये आप लोग अगर थोड़ा सा डिले कर दो तब वर्किंग कैपिटल साइकिल आप लोगों का कम हो जाएगा। मतलब क्रेडिटर्स के पैसों को यूटिलाइज करो मैक्सिमम डेज के लिए। तो यहां पर देखो इन्होंने हमें क्या कुछ सजेस्ट किया। देखो, इन्वेंट्रीज टू कस्टमर्स टू पे, सॉरी, गिव इंसेंटिव्स टू कस्टमर्स टू पे ऑन, यही बात हमने की है कि हमने कस्टमर्स को हम लोग बेनिफिट्स दें, डिस्काउंट्स दें ताकि वो जल्दी पे करें। फिर डू नॉट ट्रांजैक्ट विद कस्टमर्स हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ, और अब भाई इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करने के लिए ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसे कस्टमर्स को बेच देना शुरू कर दो जो बैड डेट हो जाए। तो ऐसे कस्टमर्स को सेल नहीं करनी हम लोगों ने। फिर automate the monitoring of accounts receivable and resolve disputes with customers as early as possible। और उन्होंने अपनी तरफ से ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए। आई होप कि आप 4 पॉइंट लिख सकोगे आराम से, हो जाएगा। एटलीस्ट ये 3 पॉइंट तो लिखे जा सकते थे। बस ठीक है। फिर एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट था कि भाई ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने ट्रेड डिस्काउंट देना है ताकि सेल्स ज्यादा हो। अब इस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का आपकी क्रेडिट सेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, कैश सेल्स भी शामिल होती हैं। अब ऐसी भी सेल्स नहीं कर देनी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कि इन्वेंट्री सेल हो गई और ऐसे कस्टमर्स को दे दिए जिन्होंने पैसे ही नहीं देने। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो लिखा जा सकता था, क्योंकि फिर उनसे तो पैसे रिकवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो फिर रिसीवेबल पीरियड इनहांस कर जाएगा। तो आपने ऐसे कस्टमर्स को नहीं पे करना। फिर अपने कस्टमर्स के साथ, तो अब उनसे अगर जल्दी आप लोगों ने पैसे रिकवर करवाने हैं, एक तो ये है कि आप उनको सेटलमेंट डिस्काउंट इंसेंटिव्स वगैरह दो। दूसरा, कुछ ऐसे रिसीवेबल्स होते हैं जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, अब ड्यू टू डिस्प्यूट वो हमें पेमेंट ही नहीं कर रहे होते, तो उनके डिस्प्यूट्स को जल्दी से रिजॉल्व कर दो ताकि वो आपको पेमेंट कर सकें। क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट इधर आप लोग अपने सप्लायर्स के हवाले से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग पॉइंट पूरे करके दे देना। 31 ओके। 32, कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2016 एंड 17। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। कीपिंग इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन, comment on profitability and liquidity position of SQL for 2017। अब 16-17 की बात करनी है, लेकिन डाटा ही 16-17 का है, तो अब एवरेजेस वगैरह नहीं लूंगा, उसी ईयर्स की ही वैल्यूज को यूटिलाइज कर लूंगा। क्वेश्चन देखा तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन मिल गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मिल गई। अच्छा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017, मतलब करंट ईयर में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस वाज डिक्रीज बाय 5%, तो बूस्ट सेल्स वॉल्यूम। अब सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया। अब जहां पर देखें तो आपके पास जो सेल्स थी वो 371 की हो गई। तो यहां से अगर आप देखें, उसने ना नंबर जो ऑफ यूनिट्स सोल्ड भी आपको बता दी कि पहले हमने कितने यूनिट सेल किए थे, 30, अब कितने किए हैं, 39। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गए।
लेकिन ये जो सेल्स में इंक्रीज आया है ना, ये ड्यू टू सिंपली डिक्रीज इन यूनिट्स नहीं है। मतलब वो कहता है कि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुई है, ये जो इंक्रीज आया है ये यूनिट की वजह से आया है, यूनिट ज्यादा हमने सेल किया। क्लियर? क्लियर? अगली बात करते हैं, कहते हैं डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2017 सप्लायर डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ suppliers demanded price increase of 4%. SKL registered the price increase. However, both parties agreed to reduce the क्रेडिट पीरियड को रिड्यूस कर दिया और प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है। नेक्स्ट बात क्या है, SKL had been running its business in a rented building whose annual rent was rupees. During the year, SKL purchased this building for rupees. Funds were arranged partially through a long-term loan. Useful life of the building is estimated at 40 years. तो जरा यहाँ पे देखिए 200 डिवाइडेड बाय 40 करें, 200 डिवाइडेड बाय 40, द आंसर इज 5। तो मतलब जो पहले मैं 15 मिलियन दिया करता था रेंट, आज मैं 5 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूं। तो 10 मिलियन नेट प्रॉफिट का इंक्रीज तो सिर्फ इसकी वजह से है कि पहले मेरे पास रेंटेड बिल्डिंग थी, अब मेरी अपनी बिल्डिंग है। रेंटेड बिल्डिंग थी तो 15 मिलियन का रेंट चार्ज किया था, अपनी बिल्डिंग है तो रेंट चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज करूंगा ना। तो बेनिफिट 15 मिलियन का नहीं मिलना, बेनिफिट कितने का मिलना है? 10 मिलियन का। फिर अभी ये पार्शली हम लोगों ने पे किया और पार्शियल अमाउंट हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करता हूँ। तो बेनिफिट बेसिकली 10 मिलियन का भी नहीं होना, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो जो नेट अमाउंट आएगी उतने का बेनिफिट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। बाकी कहते हैं 70% ऑफ द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इनकर्ड इन 2016 वाज फिक्स्ड कॉस्ट। जी, अब बात करें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कैसे आएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट divided by sales and multiplied by 100. So 90 by 30 is equal to 100 is equal to 30%. And 98 by 371 multiplied by 100. The answer is ये वैल्यूज आ रहे हैं। अब उसने जो बात की थी ना कमेंट करने की, वो उसने ये नहीं कहा था कि साथ साथ कमेंट करना है, उसने ना बी ऑप्शन बनाया हुआ है। तो ए ऑप्शन में सिंपली आपने कैलकुलेशन लिखनी है, अब एक के साथ कमेंट्स ना कर, उसके लिए बी पार्ट अलग से बना के फिर तमाम के बारे में कमेंट्स करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ गई? नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा आपके पास? हाँ जी, 22 डिवाइडेड बाय 300, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 7 पॉइंट। इसी तरह से आप लोगों ने 30 डिवाइडेड बाय 371, 8.09। फिर रिटर्न ऑन एसिड्स, हाँ जी रिटर्न ऑन एसिड्स, तो कौन सी वैल्यू आएगी यहां पर रिटर्न ऑन एसिड्स के लिए? रिटर्न कौन सा लेते हैं हम लोग? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा ही है ना? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड है, 22 नहीं लेना, 22 में ये इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो बाकी 30, 30 डिवाइडेड बाय एसिड्स की वैल्यू, रिटर्न ऑन एसिड्स है 30 डिवाइडेड बाय एसिड्स। तो भाई कौन से एसिड्स? क्या टोटल एसिड्स या जस्ट नॉन करंट एसिड? तो उसने नहीं बताया, तो नहीं बताया। क्या करेंगे फिर हम लोग 30 डिवाइडेड बाय 440, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको वैल्यूज की समझ आ रही होगी? अच्छा, फिर यहां पर देखें 30 प्लस 13 इज इक्वल टू 43, 43 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू
8.60. नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाँ जी, क्या करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, मतलब जो प्रॉफिट अभी उठा रहे थे 2016 के लिए 30 और 17 के लिए 43, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से हमारे पास आ जाएगा, ये 450 और ये, मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, क्या करना है अब यहाँ पे, 30 डिवाइड बाय 360, 8.33 एंड 43 डिवाइडेड बाय 450, 9.56, डेट इक्विटी रेशो, हाँ जी, डेट इक्विटी रेशो कैसे आएगी हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय, देखो डेट से मुराद आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, और इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो हम लोग जब करेंगे तो हम इसको एज अ परसेंटेज ऑफ, जिसे हम लोगों ने गियरिंग रेशो भी कहा था, याद आया, गियरिंग रेशो, नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इक्विटी, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या चीज ले रहे होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इधर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज थी 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 360, यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज है 170 और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 450, ये 28% और ये 38, हाँ जी, बात क्लियर, मतलब टोटल जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने बिजनेस में उसका 28% नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, और करंट ईयर में हमें बता रहा है कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका 38% नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन इज करंट रेशो। अब करंट रेशो में क्या चीज आनी थी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितने 290, डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज, 200 को डिवाइड करेंगे 80 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ गया 25, सॉरी 2. हाँ मतलब 2.5 रेशो 1, ठीक है, और वो आ जाएगा हमारे पास 1.8 रेशो 1। अब अगर इसकी सेकंड कैलकुलेशन हो गई सब बच्चों से, इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट हम देखें, क्या कहते हैं, कीपिंग इन व्यू द अबाउ इंफॉर्मेशन, कॉमेंट ऑन, अब प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो ये चारों प्रॉफिटेबिलिटी को डिनोट करती है, और साथ में, और लिक्विडिटी के लिए ये आ जाएंगे, ओके। अब प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, ऐसे ही है ना, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब यहां से अगर आप लोग गौर करें तो भाई मेरे ग्रॉस प्रॉफिट के कम होने की रीजन क्या है, वो जो 5% सेलिंग प्राइस को कम किया था हम लोगों ने, इवन के हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 90 का था, यहां पे कितने का है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट उतनी परसेंटेज से इंक्रीज नहीं हुआ जितने हमारे पास यहां पर हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है। अब वो सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से, वो सेल्स के इंक्रीज होने की रीजन हमारी सेलिंग प्राइस नहीं थी, नंबर ऑफ यूनिट्स थे। अब नंबर ऑफ यूनिट थे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो इंक्रीज हुई होगी, लेकिन हमारा रेवेन्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड 5% कम है। अगर यही मैं सेम अमाउंट पे जाके सेल करता तो फिर मेरे पास 30% आ सकता था, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल सेम परसेंटेज पे मिल रही है, ऐसे ही है ना, जबकि मैं खुद कम अमाउंट चार्ज कर रहा हूं एज कंपेयर टू प्रीवियस।
जिसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। अब इन्होंने क्या लिखा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एसके हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस टू दिस। इतनी बात तो लिखी जा सकती थी ना, मतलब सिंपल सी बातें हैं, पेजेस भर रही हैं, लेकिन एक लॉजिकली कि भाई हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इतने से इतने पे इंक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई। हाउएवर अब ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट अमाउंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय। अब यहां पर देखें अमाउंट्स की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज 8, यहां पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज 8। मतलब वो जो इंक्रीज है ना एक्चुअल अमाउंट का, वो बिल्कुल सेम सेम हमारे पास आ रहा है। अब क्या करना है यहां, अब इसकी रीजन बतानी है हमने। इंक्रीज इन एज अ रिजल्ट ऑफ इन द दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बाय, कहते हैं इसकी वजह दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट बाय 8.89%। और वो कैसे आ रहा है 8.89%? हाँ जी, ये इस तरह से, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर में हमारा जो प्रॉफिट था वो 90 पर 90 का था, अब 98 कहते हैं इंक्रीज तो आया है। अब इंक्रीज कितने परसेंट का आया है, 8 डिवाइडेड बाय 90 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आ गया, कहता है 8.89% का इंक्रीज आ गया। फिर कहता है मतलब सेलिंग प्राइस के कम करने से एक्चुअल देखा जाए तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर गया है। हाँ ये अलग बात है कि जब मैंने सेलिंग प्राइस कम की तो लाजमी बात है मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रखा। जहां पहले मैं एक चीज के ऊपर से दैट 20 रुपए अर्न कर लेता था, आज मैंने 20 रुपए नहीं अर्न किए, मैंने 15 रुपए अर्न किए, क्योंकि मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया है। ओके, फिर देखो कहते हैं एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग। अब हम लोगों ने बिल्डिंग को एक्वायर किया, तो बिल्डिंग एक्वायर करने की वजह से सेविंग हुई इन एक्सपेंसेस एज रेंट सेव रुपीज, ये 15 million इज हायर देन द डेप्रिसिएशन ऑफ एन इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट ऑफ। अब यहां पे देखें डेप्रिसिएशन की मैंने आपसे बात कर ली थी, लेकिन पहले मैं फाइनेंस कॉस्ट कितनी दे रहा था, 8 की। अब मैं कितनी दे रहा हूं, कहीं पे उसने कहा कि लोन की कोई रीपेमेंट वगैरह हो गई, लोन में तो इंक्रीज आ गया है। ये लोन में इंक्रीज भाई 100 रुपए का पहले था, उस पर मैं 8 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा था, अब 170 का है, तो 170 का क्यों है, इसमें 70 रुपीज वो जो नॉन करंट एसिड मैंने पे परचेज किया है उससे रेलिवेंट हो सकता है। और उसके लिए उसने कहा नहीं था कि हम लोगों ने ये लोन लिया है लॉन्ग टर्म लोन, वो 70 यहां पे इंक्रीज इसीलिए आ रहा है। और फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 70 के इंक्रीज के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू में कितना इंक्रीज आया, 5 million का इंटरेस्ट की वैल्यू में इंक्रीज आ गया। कहते हैं रेंट अगर पे नहीं करेंगे तो 15 का तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन 5 की डेप्रिसिएशन जाएगी और 5 का इंटरेस्ट भी जाएगा, तो बेसिकली जो नेट इंक्रीज है ना वो जस्ट 5 million का होगा। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं सिंस 75% ऑफ द सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट वाज फिक्स्ड, एक्सपेंसेस डिड नॉट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये प्रॉफिटेबिलिटी को उसने डिस्कस किया। कहते हैं आप लोगों की 75% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो तो वैसे ही फिक्स थी, चाहे आप लोग जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट करें, लेकिन जो बाकी वेरिएबल पोर्शन थी ना तब भी आप लोगों ने सही प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में देखें 28 से 38, पहले मेरे पास 2.5 रुपीज थे, 1.8, तो भाई लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं हमें।
अब क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं डिक्रीज इन करंट रेशो फ्रॉम दिस टू दिस इज नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ, हम लोगों ने कैश बिल्डिंग के परचेज करने में लगा दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो मेरे एसेट्स तो कम हो जाएंगे ना करंट एसेट, जिसकी वजह से करंट रेशो कम हो गई, विच सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करंट एसेट्स। दूसरा, प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर्स विच डिक्रीज द करंट लायबिलिटीज। तो हम लोगों ने अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर दी, जिसकी वजह से हम अपने सप्लायर को जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। तो अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, करंट एसिड भी कम हो जाएंगे ना साथ में फिर। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर विल डिक्रीज द करंट लाइबिलिटी, और ये बातें उसके ऊपर हमें बता दी थी कि हम अपने सप्लायर्स को जल्दी से पे करते हैं। हम लोगों ने क्रेडिटर पीरियड को रिड्यूस कर दिया, तो लायबिलिटी कम होगी, लेकिन साथ में मेरा कैश भी तो कम हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे पास मेरी जो रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऑल क्लियर? एग्जाम्पल 33, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज एंड लिक्विडिटी ratios for 2018 and suggest three possible measures that can be taken by care to improve working capital cycle। अच्छा देखो भाई, इससे पहले उसने चार रीजन पूछी थी वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करने की। अब क्या कहता है कि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए मुझे कोई से तीन पॉसिबल मेजर्स बताओ। पहली चीज क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल को फाइंड कर लेते हैं। दोनों ईयर्स के लिए फाइंड करना है, साथ में लिक्विडिटी रेशियोज हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो आपके पास कंपैरेटिव डाटा भी मौजूद है, तो आप लोग एवरेजेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। ये 33, यहां पर 54, ये सारी आप लोगों ने रेशो एनालिसिस देख ली। साथ में आप लोगों को यहां पे मिला करंट रेशो एंड क्विक रेशो, यहां पर 1.6 1.39, जबकि 0.75 और यहां पर 7.1 रेशियोज फाइंड कर दी, कैलकुलेशंस आ गई। अब हमने ना इसको इंप्रूव करना है, कहते हैं इंसेंटिव्स टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम। अब यहाँ पे इंप्रूव करने से ये हरगिज मुराद नहीं कि आपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंक्रीज कर देना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव्ड पोजीशन में कब होगा पता, अगर मैं आपको दो कंपनीज दूं, आपसे कहूंगा एक का वर्किंग कैपिटल साइकिल है 50 डेज, दूसरे का है वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव करके 65 डेज, तो आप क्या कहोगे कि 65 डेज इंप्रूव्ड है? नहीं, 50 वाले ने इंप्रूव हो। ओके, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल में जिसका वर्किंग कैपिटल साइकिल कम होगा वो इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए ना सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल है कि आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करो और आप ये सोचो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंक्रीज करना है, तो लाजमी बात है तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने उलट लिख देने हैं, क्वेश्चन गलत हो गया है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का इंप्रूव करना मींस दैट उसको रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस करने के लिए तीन पॉइंट्स क्या, डेटर कलेक्शन पीरियड कम कर दो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम कर दो, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को बढ़ा दो। या आप यहाँ पे क्या दिया करो, ये बात वैसे मुनासिब नहीं लग रही होती कि उसको हमें खाम खाम में बढ़ा दें, आप कह दिया करो यहाँ पर कस्टमर्स के डिस्प्यूट्स को खत्म कर दो, ऐसी सेल्स ना करो जिससे आप कस्टमर से अमाउंट रिकवर ना कर सकें। तो वो ज्यादा अच्छे दो पॉइंट्स थे। मतलब ये एक चीज अच्छी नहीं लग रही होती कि आप किसी से ये कहें कि भाई जिसके तुमने पैसे देने हैं उसको पैसे ना दो, यही बात हो गई ना। तो मतलब ये एक अच्छा पॉइंट नहीं कंसीडर होता कि एक बिजनेसमैन है और हम उसे कहें कि भाई अपने क्रेडिटर से पैसे ना लो जबकि रिसीवेबल से पैसे लेते रहो। तो इस वजह से उस पॉइंट को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, कस्टमर्स को इंसेंटिव्स दो, साथ में ऐसे लोगों से ट्रांजैक्शन ना करो जिनसे अमाउंट रिकवर ना हो, और और हम लोग अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की मॉनिटरिंग करें, अपने पेबल्स को भी टाइम पे पे करो।
लेकिन क्या है, अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है ना उनको मॉनिटर करते रहो, अपने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम करो। डन हो जाएगा ना। एग्जाम्पल 34, compute Kia's ratios for 2021 for comparison with 20, keeping in view the financial and operating decisions extracted from management reports. Provide reasons for variation in the ratios computed in A. अब भाई रेशोज फाइंड कौन सी करनी है, उसने तो सिर्फ ये कहा रेशो फाइंड करके दे दो। तो अब क्या करें, क्वेश्चन को देखा, क्या डाटा मिला, फाइनेंशियल पोजीशन मिल गई हमें एक ही साल के लिए 2021 के लिए, हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2021 के लिए मिल गया। यहां पे आए तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेशियो फॉर द ईयर 2020। तो अब डाटा 21 का है, तो 2020 के साथ कंपैरिजन करना है, तो ये सारी रेशोज हैं जो मैंने 21 के लिए फाइंड करनी है। कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अब देखो रिटर्न ऑन एसेट्स नहीं है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड एंड एसेट, मतलब क्विक रेशो। ये सारी रेशोज आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब यहां पर देखो थ्योरेटिकल पॉइंट्स उनके क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो थ्योरी का आंसर करना होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, मतलब वो रटा रटाया आंसर नहीं होता। बिजनेस की सिचुएशन, उन्होंने क्या कुछ किया, उसके मुताबिक हम उन्हें बताएंगे कि आपके इस स्टेप की वजह से ये सिचुएशन हो सकती थी। अब वैसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या बताया। कहते हैं क्यूएल renewed a large contract with a customer. In the renewed contracts, extended credit terms are given to the customer. तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू कस्टमर, इंसेंटिव्स नहीं दे रहे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर पहले तुम हमें 30 दिन बाद पे करते थे तो अब तुम हमें 45 दिन बाद पे कर, क्रेडिट टर्म्स को एक्सटेंड कर दिया। अब इससे सेल्स तो इंक्रीज होंगी, लेकिन इससे हमारा जो डेटर पीरियड है, टर्नओवर पीरियड, वो इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज कर सकता है। ओके, फिर क्या हुआ, अब मेजर सप्लायर एग्री, अब हम उसे देखो, अब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है, अभी रिन्यू किया है, तो मतलब इसको तो वो फॉलो करेंगे। फिर क्या हुआ, मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइसेस बाय 10%। जो मेजर सप्लायर हैं जिनसे हमारी परचेजेस का मैक्सिमम पोर्शन आता है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो प्राइस है ना उसको 10% रिड्यूस कर देंगे। उनके रिड्यूस करने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो सकती है। कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है हमारे पास, कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो इंक्रीज कर जाती है। ओके, अच्छा वो कंडीशन क्या है, ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेजेस, कि अगर आप लोग हमसे कैश परचेजेस करोगे ओनली, दिस रिडक्शन हेल्प्ड क्यूएल टू अवॉइड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब जब हमें कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी तो हमें अपनी सेल्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम शायद अपनी सेल्स को बढ़ाते। कहते हैं avoid increase in prices of its product despite increasing in prices by the, जबकि कंपेटिटर्स बढ़ा चुके हैं। अब हमने इस चीज का बेनिफिट ले जाना है। जब हम इसका बेनिफिट लेंगे तो आपको नहीं लगता हमारे करंट एसेट कम हो जाएंगे, इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे, तो करंट एसेट कहां से कम हुआ है, कैश आया है और इन्वेंट्री में डिपॉजिट हो गया है, करंट एसेट सेम रहेंगे। क्विक एसेट्स में मसला आएगा कि मेरे पास कैश कम और इन्वेंट्री ज्यादा होगी। ओके, दूसरी बात, जब आप लोग क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड फाइंड करते हो तो आप क्या कहते हो, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय एवरेज वो नेट परचेजेस।
कौन सी परचेजेस? तो क्रेडिट परचेजेस ही कम होने जा रही हैं, क्योंकि सप्लायर ने कहा है हमसे कैश पे खरीदो, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा आपका। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। कहते हैं वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, को इंक्रीज करना है हम लोगों ने। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल है। कहते हैं इसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग शेयर इशू करने जा रहे हैं। अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू वर आल्सो यूज्ड टू रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द, मतलब अब उसके लिए हम लोग अपनी लायबिलिटी, शेयर कैपिटल इक्विटी का बैलेंस इंक्रीज, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई अगर हम लोग 100 रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए इक्विटी में तो आएंगे, लेकिन ये 100 रुपए कैश में नहीं आएंगे। उसमें से कहता है कि सपोज दैट हमारी 70 की लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी खत्म करेंगे 70 की, और 30 रुपीज हम लोग कैश में लेकर आएंगे। बात समझ आ गई है सब? नेक्स्ट वन इज QL disposed of its main warehouse in the last month of the year at a gain of rupees 25 million. The sale proceeds are temporarily invested in the short-term investment. तो मतलब वो कैश की फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मौजूद है वो पैसे। ऑलराइट, चलो अब क्या करना है हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसकी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह। डाटा जो गिवन है ये करंट ईयर की हमें सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहां से ये बैलेंस शीट दे दी। तो देखो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास, ये वही है जो आप लोगों को सेल प्रोसीड्स मिली थी वेयर हाउस के सेल करने से। फिर बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लोन 350 के अभी भी मौजूद है, हालांकि अभी हम लोगों ने कुछ अमाउंट शेयर इशू करके भी हम लोगों ने की है। अब जब हम बात करेंगे ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 2150 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वैल्यू क्या आ गई? 11.6, जबकि प्रीवियस ईयर में 9। ये कंपैरिजन पर्पस के लिए आपने सामने लिख दिया कि आपको पता चल सके कि ये हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज क्या क्या आ रहा है। फिर नेट प्रॉफिट को जब कैलकुलेट करने के लिए गए, 162 डिवाइडेड बाय 215 किया, 7.5, पहले कितना था? 3.9। फिर हम लोग आएंगे इंटरेस्ट कवर की तरफ। इंटरेस्ट कवर के लिए आए तो हम लोग क्या कहा करते हैं इंटरेस्ट कवर के लिए? जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 162 नहीं लेना, 162 में 35 ऐड करोगे, तो ये आपके पास प्रॉफिट आपका बन जाएगा 197। 197 डिवाइडेड बाय 35, तो इंटरेस्ट कवर आप लोगों के पास पहले था 2.4 टाइम्स, अब कितना आ रहा है? 5.6 टाइम्स। फिर आ गया आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। हाँ जी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की जब बात करेंगे, अब एवरेज इन्वेंट्री नहीं लेनी है, ही नहीं एवरेज फाइंड करने के लिए कुछ, तो क्या करेंगे हम लोग? इन्वेंट्री, हाँ जी, तो इन्वेंट्री कितनी आ रही है आप लोगों के पास? ये 440, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ 1900 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ गए। फिर नेक्स्ट उसने कहा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट के ऊपर जो रिटर्न होता है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप लोगों ने 162 नहीं लेना, आपने लेना है 197, और डिवाइड कर दोगे उसको नॉन करंट एसेट ऑफ 550, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 35.8%। फिर आप लोग आए डेटर टर्नओवर। हाँ जी, अब ये बात है इन टाइम्स, देखो यहां से मुझे पता चला कि मैंने मल्टीप्लाइड बाय 365 करना है या नहीं करना।
इन्वेंट्री के साथ देखो आंसर डेज में था, तो करंट ईयर में भी डेज ही फाइंड करूंगा। लेकिन जब जहां पे पहुंचा ना तो टाइम्स में है, तो इसका कंपैरिजन भी तो टाइम्स के साथ करूंगा। तो डेटर टर्नओवर अगर डेज होते तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। तो टाइम्स में करना हो तो फिर सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो सेल्स की वैल्यू तो मिल गई 2150। अब एवरेज डेटर्स तो एवरेज नहीं फाइंड करेंगे, सिंपली 350 करते हैं। ओके, 2150 डिवाइडेड बाय 350, तो आंसर आ जाएगा 6.1 टाइम्स। ओके हो गई बात जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस एंड मल्टीप्लाइड बाय 365। अब एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं, ये रहे ट्रेड क्रेडिटर्स, ये अदर पेबल्स ना उठा लेना, ट्रेड क्रेडिटर्स 150। और यहां से अगर आप लोग देखें तो अब आपको परचेजेस, अब परचेजेस के लिए परचेजेस तो गिवन है नहीं, हमें क्या गिवन है, अब कॉस्ट ऑफ सेल से भी हम परचेजेस फाइंड कर लेते थे, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद थी। आज क्लोजिंग तो है, ओपनिंग नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मौजूद ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही अपनी परचेज कंसीडर कर लेना। तो आप लोग जाके रिकॉर्ड कर दोगे 150 डिवाइडेड बाय 1900, इसने ऐसे ही किया, एंड मल्टीप्लाइड बाय कब, वैसे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड में परचेजेस यूज होंगे, लेकिन जब परचेजेस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है, मेरे पास ओपनिंग तो नहीं है ना, मुझे क्या पता मेरे पास ओपनिंग क्या थी, तो हम अज्यूम करते हैं कि जैसे ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो जब ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो कॉस्ट ऑफ सेल ही तो परचेजेस बनेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेजेस कंसीडर किया जाता है। मेरी बात अब समझ आ गई होगी, तो ये 1900 लिखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे मुश्किल आई होगी कि पता नहीं यहाँ पे कैसी वैल्यू आनी है, या उसने कॉस्ट ऑफ सेल क्यों लिख दी है। तो जब ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, आप ना फाइंड कर सकते हो, तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस कंसीडर कर लेना। ओके, ये आंसर आ गया। हाँ जी, लास्ट वन इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट के लिए किन चीजों की जरूरत है आप लोगों को, आपको क्विक एसिड्स चाहिए, और आप लोगों के क्विक एसिड्स कौन से हैं इन्वेंटरी के अलावा, कौन कौन से, ओके, ये आपके करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और आंसर आ जाएगा 2.03। ओके हो गई बात। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया। सेकंड कहते हैं जो आप लोगों ने ए में तमाम रेशियोज फाइंड की है ना, क्या करना है, कहते हैं कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस, जो ऊपर हम लोगों ने किए, ये जो उसने हमें बताए, ये जो हम लोगों ने डिसीजंस लिए, कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशंस इन द रेशियोज कंप्यूटेड इन इट। पहली रेशो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में देखो भाई, अगर ड्यूरिंग द पीरियड आप लोग अपनी सेल्स की वैल्यू सेम रखो, सेलिंग प्राइस, आपको कॉस्ट पर यूनिट सेम पड़ रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में चेंज नहीं आता। चाहे आप 10 यूनिट सेल करो, चाहे आप 100 यूनिट सेल करो, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज करने से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में चेंज नहीं आता। मार्जिन में, वैल्यू में आ सकता है, लेकिन उसको अगर हम कन्वर्ट करें ना परसेंटेज में, परसेंटेज में चेंज नहीं हो। सेलिंग प्राइस भी वेरिएबल होती है, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी वेरिएबल है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, उनसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो उनकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हुई होगी। लेकिन अब ये इंक्रीज करने की रीजंस क्या हैं, हम लोग देखेंगे रिपोर्ट। वैसे रीजंस क्या हो सकती हैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई या कॉस्ट डिक्रीज हो गई, ये दो रीजंस हो सकती हैं हमारे पास। लेकिन जहां पर अगर गौर करो
तो उसने आपसे क्या कहा था कि भाई हमें 10% सस्ती चीजें मिल गई, तो 10% सस्ती मिली तो कॉस्ट ऑफ सेल कम नहीं हो गई, परचेजेस कम, परचेजेस की वैल्यू कम, परचेजेस की वैल्यू के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम, जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो गया हमारा। मेरी बात समझ आ गई होगी? क्या सेलिंग प्राइस के बारे में उसने कुछ कहा? उसने कहा सेलिंग प्राइस को अब हमें इंक्रीज करने की जरूरत, वो इंक्रीज करने का सोच रहा था, और उसने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं, तो सेलिंग प्राइस वाला पॉइंट ना बताना उसे, क्योंकि उसने इंक्रीज ही नहीं किया, उसने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज किया। मेरी बात समझ आ गई? तो अब यहां पर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू बाय मेजर सप्लाई, बस यही पॉइंट था, और रीजन भी सिर्फ यही थी। फिर दूसरी हम लोग रेशो देखें। देखो भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज, पहला इंक्रीज की रीजन खुद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज है। जो पहली रीजन है कि हमें भाई 10% सस्ती चीजें मिली हैं, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज किया। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज किया तो नेट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली करेगा। क्या ख्याल है? लेकिन उसके अलावा देखते हैं कि क्या उसने अदर इनकम या एक्सपेंसेस की कोई बात की? तो भाई आपने एक डिस्पोजल किया था जिससे 25 मिलियन का आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जाके उसने आपके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर देना। तो भाई नेट प्रॉफिट में इंक्रीज की रीजन ये गेन ऑन डिस्पोजल भी है, जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं था। बात समझ आई है? अच्छा, उसके अलावा एक्सपेंसेस में कोई बात उसने की हो? लोन को रीपे कर दिया। जब लोन रीपे किया तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस के कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। अब देखो, अब जो मैं पॉइंट है ना, मैं रट्टे नहीं लगा रहा। मैं ऐसा नहीं है मैं बुक को देखूं कि पता नहीं बुक में क्या कुछ लिखा, मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि उसने कौन कौन से डिसीजन लिए हुए हैं, और उन डिसीजंस का इफेक्ट क्या जा रहा है हमारे सॉल्यूशंस के ऊपर। कैसा नहीं है? अब पहला पॉइंट मैंने कहा भाई 10% डिस्काउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, नेट प्रॉफिट ज्यादा। दूसरा पॉइंट, अब ये जो यहां पे था कस्टमर्स का वगैरह वगैरह, इससे हमें एसेट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहां पे देखें, अच्छा वैसे अगर देखा जाए सेल्स इंक्रीज हुई, कॉस्ट ऑफ सेल उस इंक्रीज हुई, लेकिन उतनी अमाउंट से नहीं हुई, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, ये इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दी, ये डिस्पोजल की वैल्यू लिख दी, बस बहुत है भाई इतने पॉइंट्स। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू डिस्काउंट्स बाय मेजर सप्लायर, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इसलिए भी इंक्रीज है। फिर इंक्रीज इन अचीव बाय नॉट इंक्रीज prices, profits from reduction reduced due to, मेरे ख्याल से लिखे जा सकते थे ये पॉइंट्स। अच्छा फिर देखो, अगली क्या चीज है, इंटरेस्ट कवर 2.4 टाइम्स, और अब है 5.6 टाइम्स। मतलब मेरे अर्थ के प्रॉफिट में इतना दम है कि नेक्स्ट 5.6 इयर्स तक के इंटरेस्ट को पे कर सकता है। क्यों? एक तो मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, एक तो दूसरा इंटरेस्ट भी तो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिए थे। इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिक्रीज होना और प्रॉफिट्स का इंक्रीज होना। अब जहां पर देखो, रिडक्शन इन ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं, अगली चीज क्या थी हमारे पास, होल्डिंग पीरियड 90.4 एंड 84.5। भाई मैंने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म दिए हैं कस्टमर को, तो क्यों दिए हैं? भाई आओ चीजें खरीदो। जब वो चीजें खरीद रहे हैं, मेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो रहा है। क्या मैंने उनको ऑफर्स नहीं करवाई थी फर्स्ट पॉइंट में? और दूसरी बात, मेरी सेलिंग प्राइस मेरे कंपेटिटर से कम है, मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं किया हुआ, उससे भी तो मेरी सेल्स में इंक्रीज होगा, तो मैं अपनी चीजें पहले से ज्यादा जल्दी सेल कर रहा हूं, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होगा। ये दो वैलिड पॉइंट्स थे इससे रेलिवेंट। देखो भाई वैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने देखना होता है सिचुएशन की, इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या बनेंगे।
तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड बाय नॉट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, ये उसने ये बात कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कौन सा है? देखो भाई बात आ गई रिटर्न की। रिटर्न मेरा इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? सबसे पहला रिटर्न खुद इंक्रीज हुआ पड़ा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ना मेरा, एक तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया इस वजह से। दूसरी बात नॉन करंट एसिड कम हो गई है, मैंने एक वेयर हाउस सेल कर दिया है। पिछले साल नॉन करंट एसिड ज्यादा थे, इस मतलब नॉन करंट एसिड कम हुए पड़े हैं, मतलब मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज कर गया है और जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से रेशोज इंक्रीज कर रही हैं। ये दोनों वैलिड पॉइंट से जाके लिखो इनको। इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्पोजल ऑफ मेन वेयर हाउस, नॉन करंट एसिड कम है। ओके, नेक्स्ट वन इज डेटा टर्नओवर। डेटा टर्नओवर 7.3 टाइम्स से 6.1 टाइम्स। आपको पता है कि डेटा टर्नओवर इन टाइम्स जो ज्यादा होता है वो बेहतर होता है। डेटा टर्नओवर इन डेज होता ना तो जो कम होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब ये आंसर जाते हैं ना इन टाइम तो उलट हो जाता है, जिसका इन टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। इन टाइम से मुराद यह है कि भाई पहले में हमने रिसीवेबल से एक साल के अंदर 7.3 टाइम्स कलेक्शन करता था, इस मर्तबा मैं 6.1 टाइम्स कलेक्शन कर रहा हूं। वह पहले मैं 7 मरतबा उनके घर जाता था, पैसे लेके आता था, अब मैं 6 मरतबा जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद उनसे कहा था कि भाई क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्रेडिट पीरियड के एक्सटेंड करने से इन टाइम्स आंसर कम हो जाएगा, मुझे अब ज्यादा मर्तबा नहीं जाना पड़ेगा। तो क्रेडिट पीरियड का एक्सटेंड कर देना ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑफर टू न्यू कस्टमर्स, इसलिए इन टाइम्स आंसर कम हो गया है। फिर नेक्स्ट वन क्या है? कस्टमर पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड कम हो गया, क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट था और मैं अपने सप्लायर्स को मोस्टली फौरन पैसे देकर आ रहा हूं, तो इस वजह से मेरा ये जो पेमेंट पीरियड है ये कम है। कैश परचेजेस फ्रॉम अ मेजर सप्लायर टू अवेल डिस्काउंट, ये इसकी रीजन थी। एंड द लास्ट वन इज एसिटेट 0.9 टाइम्स से 2.03 टाइम्स मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। तो इसकी रीजन क्या होगी? एक, ड्यू टू फंड जनरेट किए थे हम लोगों ने फ्रॉम सेल ऑफ वेयर हाउस। ओके, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मौजूद है ना वो सेल प्रोसीड्स। दूसरी चीज, और वो सेल प्रोसीड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी टेस्ट को पार्ट नहीं बन गई थी, तो मतलब मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज कर चुका है। और दूसरी चीज डिक्रीज इन ड्यू टू, तो मेरे क्रेडिटर भी तो कम हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर के कम होने से भी रेशियो इंक्रीज कर गई है। आई होप कि अब आपके लिए ये रेशियो एनालिसिस ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे, कोई एनालिसिस वगैरह करवा ले, आपसे किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस करवा ले, आप इजीली उसको आंसर दे सकेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ रेशियो एनालिसिस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।